नमस्कार दोस्तों, अब हम श्वसन और गैसों का विनिमय पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं और गैसों का विनिमय। श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन में दो चरण सम्मिलित है। अंतः श्वसन, जिसे हम श्वसन कहते हैं, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह वायु का फेफड़ों में प्रवेश इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतः श्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्र पश्च अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतरकूलीय पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थि को ऊपर उठाता है, जिससे पृष्ठधार अक्ष यानी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में अक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतः श्वसन क्रिया होती है। डायफ्राम और अंतरापूर्वक पेशियों का शिथिलन यानी रिलैक्सेशन डायफ्राम उरोस्थि को वायु का फेफड़ों से उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वृक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है। इसके परिमाण स्वरूप अंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे पसलियों और चार फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। हम अपने अतिरिक्त स्थान पर उदरीय पेशियों की सहायता से अंतः श्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में जो सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन पायरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसी कार्यकलापों शिथिलन एवं का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। स्पाइरोमीटर कुछ इस प्रकार का दिखता है। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। ज्वरीय आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी लिखते हैं, सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतः श्वासित या निःश्वासित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिलीलीटर होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतः श्वासित तथा निःश्वासित कर सकते हैं। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा है जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वासित कर सकता है। यह औसतन 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर होता है। निःश्वसन सुरक्षित आयतन यानी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वासित करता है। औसतन यह 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर होता है। अवशिष्ट आयतन यानी रेजिडुअल वॉल्यूम RV वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वासन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है।
इसका औसत 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसी क्षमताएं निकाली जा सकती है, जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। अंतः श्वसन क्षमता यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु के कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित कर सकता है। इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। इसको हम TV प्लस IRV लिख सकते हैं। निःश्वसन क्षमता यानी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी EC सामान्य अंतः श्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निःश्वासित कर सकता है। इसमें ज्वरीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। इसे हम TV प्लस ERV लिख सकते हैं। क्रियाशील अवशेष क्षमता यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है। इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। इसको हम ERV प्लस RV भी लिख सकते हैं। फेफड़ों की कुल क्षमता यानी टोटल लंग कैपेसिटी TLC बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु का कुल मात्रा। इसमें ERV, RV, TV और IRV सम्मिलित है, यानी जैव क्षमता और अवशिष्ट क्षमता, जिसे हम VC प्लस RV भी लिख सकते हैं। जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी VC बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु का वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित कर सकता है। इसमें ERV, TV और IRV सम्मिलित है, अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद निःश्वासित कर सकता है। गैसों का विनिमय। कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच में होता है। इन स्थलों पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होती है। गैसों की घुलनशील के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण के दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक है। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 तथा PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दो गैसों के आंशिक दाब तालिका में दर्शाए गए हैं और ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतक में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता भी संकेत देते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कुपिकाओं की तरफ। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है, अंतः विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर विसरित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों में बनी होती है, यथा कुपिका की पतली शल्की उपकला यानी शल्की एपिथेलियम, कुपिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला और उनके बीच स्थित आधारी तत्व। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर कोशिका से बहुत कम होती है, इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक ऑक्सीजन की कोशिकाओं में ऊतकों और कार्बन डाइऑक्साइड से कोशिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा श्वासन की क्रियाविधि, जिसमें हमने पढ़ा श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं और गैसों का विनिमय। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गैसों का परिवहन, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, श्वसन का नियमन और श्वसन के विकार। धन्यवाद।